हेलो माय डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत चुंबकीय तरंगे एक बहुत छोटा सा चैप्टर एक क्लास हम लोग कर चुके हैं और आज दूसरा और आखिरी क्लास होने जा रहा है। पहले क्लास में हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, उनको अनुप्रस्थ तरंगे ट्रांसवर्स वेव क्यों कहा जाता है और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो वेरिएबल होता है उनकी क्या इक्वेशन होती है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट संचरण नियतांक का क्या फार्मूला होता है और ये और भी कुछ टॉपिक्स हमने उसमें डिस्कस किया था, जैसे कि एनर्जी डेंसिटी क्या होता है और आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इंटेंसिटी क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की तीव्रता क्या होती है। ये कुछ टॉपिक्स जहां से एक नंबर के क्वेश्चंस कह लें और न्यूमेरिकल क्वेश्चन कह लें वहां से आता है, उसका डिस्कशन हमने पहले के लेक्चर के अंदर कर लिया है। आज हम लोगों को जस्ट एक स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, उस स्पेक्ट्रम की स्टडी हमको कर लेनी है। तो मैंने लास्ट क्लास में भी आप सभी को बताया था कि अगर आप सभी के पास एनसीईआरटी किताब है या कोई भी साइड बुक है, हर किताब में एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल को आपको जस्ट याद करना है, मेमोराइज्ड करना पड़ेगा। तो मैं आप सभी के लिए एनसीईआरटी की किताब के बारे में बता देता हूँ। पेज नंबर, आप एनसीईआरटी का पेज नंबर 280 और पेज नंबर 283, पेज 280 और 283 एनसीईआरटी किताब में आपको क्या है, दो टेबल बने हुए हैं। बस उन दोनों टेबल को आपको याद कर लेना है, खास करके 283 वाले टेबल को एकदम से आपको याद कर लेना है। अगर वहां से आप नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं उन सारी चीज़ों को आज की क्लास में डिस्कस करूंगा बहुत शॉर्ट ऑफ टाइम के अंदर माय डियर। आज की क्लास 20 से 25 मिनट की होगी और इसमें हम लोग सारा का सारा टॉपिक्स कवर कर लेंगे जो इन दोनों पेजों के ऊपर दे रखा है माय डियर। तो चलिए शुरू करते हैं माय डियर आज का क्लास। देखेंगे सबसे पहले हमको ये जो जानना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम होता है, विद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम है, उसमें कितनी रंगे हैं, कितनी तरंगे हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। तो कितनी तरंगे हैं आपको देख सकते हैं, 7 तरंगे होती हैं। रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, औरक्त किरणें, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें और गामा किरणें माय डियर। टोटल 7 को हमारे क्या है, स्पेक्ट्रम में 7 वेव्स होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों में 7 तरंगे होती हैं और ये 7 तरंगे वो है माय डियर। तो आपको क्या करना है, इन 7 का नाम आपको याद रखना है। और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो भी बोर्ड पे मैंने लिख रखा है ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पर्पस से लिखा रखा है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि यहाँ से 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से, उसमें ऑब्जेक्टिव्स में आने की संभावना ज़्यादा होती है। तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए, जो 4 ऑप्शन दिया जाएगा उस चारों ऑप्शन में से आपको बताना होगा कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है या सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होता है। तो आप तभी दे पाएंगे जब आपको ये प्रायोरिटी टेबल याद रहेगा। ये जिस तरह से सेट किया गया है, ये सेट आपको याद रहेगा। बोला कैसे, देखेंगे जरा कि जो रेडियो तरंगे होती है माय डियर, सूक्ष्म तरंगे, यानी रेडियो से लेकर के गामा किरणें की ओर आप अगर आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो देखेंगे ऊपर से नीचे तीर बना के रखा हुआ है माय डियर, यहाँ पे क्या, फ्रीक्वेंसी का, आवृत्ति का। मतलब ऊपर से नीचे आइएगा तो आवृत्ति क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। आवृत्ति क्या होगा, बढ़ेगा। वे आपका आवृत्ति क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, बढ़ेगा। कब, रेडियो से बढ़ते बढ़ते कहाँ आएंगे, गामा तक आएंगे। यानी कि नीचे क्या होगा, आपका आवृत्ति बढ़ेगा। इसका मतलब ये हो गया सर कि सबसे कम आवृत्ति किसकी होगी, फ्रीक्वेंसी किसकी होगी। मतलब सर रेडियो तरंगों की आवृत्ति सबसे कम होती है। बोला ज़्यादा किसकी होगी, फिर गामा किरणों की। गामा किरणों की आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है और इसी कारण से गामा किरणों का पेंट्रेशन पावर, भेदन क्षमता जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो कई बार आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार माय डियर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कौन सी किरणों की भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। तो जिसकी आवृत्ति ज़्यादा होगी वो उसकी भेदन क्षमता भी ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी होती है, गामा किरणों की होती है। तो गामा किरणों की भेदन क्षमता क्या होती है, सबसे ज़्यादा। इसका कारण सिर्फ यही नहीं होता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, बल्कि इसके का एक और कारण है, वो है इसका चार्जलेस होना। गामा किरणें के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है, आवेशहीन होता है। इसी कारण से ये कभी मुड़ता नहीं है, ये सीधे स्ट्रेट दिशा में जाएगा, सीधी रेखा में गमन करेगा। और जब सीधी रेखा में जाएगा
तो क्या होगा, उसकी भेदन क्षमता ज़्यादा होगी। जो चीज़ें मुड़ जाएंगी वो अंदर नहीं जा सकती हैं ज़्यादा, लेकिन जो नहीं मुड़ेंगी सीधे जाएंगी वो ज़्यादा अंदर तक जा सकती हैं माय डियर। इसीलिए गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ चुका है, याद रखेंगे। तो गामा किरणों की आवृत्ति क्या होगी, सबसे ज़्यादा, और रेडियो तरंगों की आवृत्ति क्या होगी, सबसे कम। अब अगर केवल आप ऐसा याद कर लेते हैं कि गामा किरणों की आवृत्ति सबसे ज़्यादा है और रेडियो तरंगों की आवृत्ति सबसे कम है, और यहीं याद करके चले गए और ऑप्शन में ये दोनों हो ही नहीं, क्योंकि माय डियर 7 है, 7 आपके तरंगे हैं, 7 में से 2 नहीं दे सकता या 3 भी नहीं दे सकता है, कहीं से बीच का 4 ऑप्शन उठा के दे दिया, फिर क्या करेंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको ये टेबल प्रायोरिटी ऑर्डर जो है याद करना है कि रेडियो तरंगों से शुरू होगा, रेडियो, सूक्ष्म अवरक्त, दृश्य, पाराबैंगनी, एक्स किरणें, गामा किरणें, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, विजिबल, अल्ट्रा, एक्सरे, गामा। ये आपको टेबल याद होना चाहिए, ताकि जो है अगर बीच से भी अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि बताइए बीच में किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, बीच का 4 उठा करके, तो आप बता पाए। शुरू और लास्ट का तो आपको याद हो गया, लेकिन बीच को भी आपको याद रखना है, क्योंकि बीच के 4 ऑप्शन में दिए जा सकते हैं। अब देखेंगे इसमें जो हमारा इंफ्रारेड होता है, इंफ्रारेड वेव, अवरक्त किरणें जो होती हैं, इसको हम लोग अलग से बना रखा है हीट वेव, उष्मीय तरंगे कहा जाता है, क्योंकि ये ऊष्मा उत्पन्न करती हैं। जैसे इंफ्रारेड अवरक्त किरणें किसी वस्तु पर पड़ती हैं तो उसका तापमान, टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसलिए उसको हम लोग हीट वेव, उष्मीय तरंगे कहते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है माय डियर कि किस वेव को, किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हीट वेव कहा जाता है, उष्मीय तरंगे कहा जाता है। तो बोला किसको बोलते हैं सर, इंफ्रारेड वेव को उष्मीय तरंगे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब भी किसी वस्तु पर पड़ेंगी उसके टेम्परेचर को बढ़ा देंगी, और टेम्परेचर अपने आप से तो बढ़ता नहीं है, बोला जब तक हीट नहीं आएगा टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ने का मतलब ये हो गया कि वहां पे क्या हो रहा है, हीट जनरेट हो रही है, यानी कि इसी को, इंफ्रारेड वेव को हम लोग हीट वेव या उष्मीय तरंग कह लीजिए हिंदी में कहते हैं। इस बात का भी आप ख्याल रखेंगे माय डियर। 2 शानदार क्वेश्चन मैंने इसके अलावा भी आपको बता दिया। अब जो हमारा स्पेक्ट्रम है, इसमें से जो हमारे लिए जरूरी होता है सबसे ज्यादा, वो क्या होता है, ये विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश, जैसे व्हाइट लाइट हम लोग बोलते हैं, ये व्हाइट लाइट जिससे हम देख पाते हैं चारों ओर। तो ये विजिबल लाइट जो होता है, दृश्य प्रकाश, व्हाइट लाइट, इसमें 7 रंगें होती हैं। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई जो है 7 रंगें होती हैं हमारे लाइट में, व्हाइट लाइट में, श्वेत प्रकाश में 7 रंगें होती हैं। तो वो 7 रंगें कौन सी होती हैं, पाराबैंगनिया, हाँ बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि भाई बैगनी होगा, आपको ब्लू होगा, ग्रीन होगा, येलो होगा, ऑरेंज मतलब नारंगी हो जाएगा, रेड मतलब अच्छा इंडिगो छूट गया, इंडिगो जामुनी रंग हो गया, ठीक है, बैंगनी, जामुनी, ये ब्लू हो गया, नीला हो गया, ग्रीन मतलब हरा होगा, येलो मतलब पीला, ऑरेंज मतलब नारंगी, और रेड मतलब लाल। तो इंग्लिश में नहीं हिंदी में नहीं लिखा है, क्योंकि इसका इंग्लिश ऑलरेडी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं माय डियर। तो अलग से इनका स्पेक्ट्रम आपने देख लिया कि ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, आपकी आवृत्ति बढ़ती चली जाएगी, और आवृत्ति का ही उल्टा, आवृत्ति का उल्टा होता है वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य। तो इसलिए यहाँ इस साइड में बना रखा है ऊपर की ओर, यानी नीचे से ऊपर जाइएगा तो तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा, वेवलेंथ बढ़ेगा, और ऊपर से नीचे आइएगा तो आवृत्ति बढ़ेगा माय डियर। तो ये टेबल आपको कॉपी में शानदार तरीके से नोट्स बनाना है, लिखना है माय डियर। तो फ्रीक्वेंसी ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ेगा, और वेवलेंथ नीचे से ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा, रेडियो तरंगों का। रेडियो तरंगों की वेवलेंथ सबसे ज्यादा और आवृत्ति सबसे कम होती है, ठीक। तो ये किसकी चर्चा हम लोगों ने कर लिया। अब जो है अलग से दृश्य प्रकाश जो हमारा है, तो कई बार इस स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन न पूछ करके आपसे यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है माय डियर, कि जो दृश्य प्रकाश होती है, विजुअल लाइट होती है, उसमें 7 रंगें हमारे होती हैं, ये बैंगनी, जामुनी, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये जो 7 रंगें होती हैं, इनमें किसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा और किसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। बिल्कुल जैसा इसके लिए मैंने बना रखा है नीचे से ऊपर तक, वैसा इसके लिए भी बना रखा है। देखिए साइड में बना रखा है। जब आप ऊपर से नीचे आएंगे तो वेवलेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। ऊपर से नीचे आएंगे तो वेवलेंथ बढ़ेगा, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। देखेंगे इसके उल्टा बना रखा है, बिल्कुल इसका उल्टा बना रखा है। यहाँ पे ऊपर से नीचे आवृत्ति बढ़ रहा था,
और नीचे से ऊपर वेवलेंथ बढ़ रहा था। और इस स्पेक्ट्रम में उल्टा है, इस स्पेक्ट्रम में क्या है आपका, ऊपर से नीचे वेवलेंथ और उल्टा मैंने यहां पे बना रखा है। तो आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, बोला लाल रंग की होती है। ये भी आप बहुत पहले से जानते हैं कि लाल रंगों की जो तरंग दैर्ध्य होती है, वेवलेंथ होती है, वो सबसे ज्यादा होती है और इसी वजह से वो लॉन्ग ट्रैवल डिस्टेंस कवर कर पाता है, मतलब लंबी दूरी तय कर पाता है। लाल रंगों की वेव की लेंथ, जो वेव चल रही है तरंगों का, उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है। तो लेंथ जिसकी ज्यादा होगी वो ज्यादा दूर तक चलेगा और यही कारण है कि लाल रंग आपको सबसे दूर से दिखाई देता है। ये बचपन में भी आप 9th-10th से पढ़ते आ रहे हैं कि लाल रंगों का इस्तेमाल हम लोग सिग्नल वगैरह पे क्यों करते हैं, रुकने के लिए, क्योंकि दूर से हमें दिख जाता है, उसकी वेव की लेंथ बड़ी होती है, तो इसलिए दूर लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर पाता है हमारा लाल। तो लाल की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, लेकिन आवृत्ति सबसे कम होती है। आवृत्ति सबसे ज्यादा किसकी होती है, बोला आपको वायलेट की होती है। किसकी होती है, वायलेट बैंगनी कलर की आवृत्ति होती है। और जाहिर सी बात है, इसका मतलब जो बैंगनी कलर है या जो जामुनी कलर है उसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम है, वेवलेंथ सबसे कम है, इसीलिए वो कम ही डिस्टेंस कवर कर पाएगा, इसीलिए हमें दूर से नहीं दिखेगा। तो सबसे जो है आपका बैंगनी जो कलर होता है, जरा सा दूरी बढ़ाइएगा तो बैंगनी कलर आपको साफ साफ बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। कौन साफ साफ दिखाई देगा, रेड दिखाई देगा। और ऑप्टिक्स में आप पढ़ेंगे इस लाइट के बारे में कि जो ग्रीन लाइट होती है और जो येलो लाइट होती है, ग्रीन और येलो ये सबसे मेन लाइट होता है हमारी आंखों के लिए। मतलब हमारी आंखें बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, पसंद करती हैं ग्रीन और येलो को, सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं। इसीलिए आप जो है ग्रीन और लाइट तुरंत से आप अट्रैक्ट हो जाते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है जब आप ग्रीन और येलो देखते हैं, क्योंकि हमारे चारों ओर क्या है, ग्रीन ही ग्रीन, हरियाली ही हरियाली प्रेजेंट है। और येलो मील लाइट होता है, माध्य रंग होता है, व्हाइट लाइट का आइडिया। तो ये सारी बातें भी हम लोग पढ़ेंगे जब ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना जानना है आपको कि इस टेबल में वेवलेंथ नीचे जाने पे बढ़ेगा और आवृत्ति ऊपर जाने पे बढ़ता है। तो आपने जो इसके बारे में एक्सप्लेनेशन हो सकता था, मैंने उस सब कुछ आप सभी को बता दिया माय डियर। आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब इन सभी का वेवलेंथ मैं अलग अलग तरीके से लिख देता हूं और यूज भी लिख देता हूं, सबका यूज और सबका। आपका टाइम बचाने के लिए मैं इसे नोट डाउन कर देता हूं, फिर वीडियो आगे कंटिन्यू करेंगे। इसे आप तब तक लिख लीजिए माय डियर। माय डियर स्टूडेंट्स, देखेंगे जो मैंने आपको बोला रेडियो तरंगों की बात जो मैंने की थी, वो रेडियो तरंगों में मैंने आप सभी को बताया, एक सेकंड लग जाएंगे, कॉल आ रहा है, चलिए। रेडियो तरंगे हो गई, माइक्रोवेव, दो बातें। जो हमारी 7 तरंगे हैं माय डियर, उन 7 तरंगों को हमने जो चीज़ें लिखनी है, बेसिकली है तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा उसमें मैंने आपको बता रखा कि एनसीईआरटी में 280 और 283 नंबर पेज पे वो टेबल दे रखा है, वो टेबल आपको याद रखना। अगर फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, उसे आप नहीं भी पढ़ते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आप ये नोट्स बना लीजिए माय डियर। रेडियो तरंगों के बारे में मैंने 3 पॉइंट लिखाया और माइक्रोवेव के बारे में भी 3 पॉइंट लिखा रखा है। बस आपको वीडियो पॉज करके ये नोट करना है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, जस्ट आपको याद करना है माय डियर कि जो रेडियो तरंगे होती हैं उसका वेवलेंथ जो होता है, तरंग दैर्ध्य, वो 10⁻⁻1 मीटर से लेकर के 10⁻4 मीटर तक, +4 मीटर तक, यहाँ माइनस प्लस की कहानी है तो प्लस लिखना जरूरी हो जाता है, 10⁻⁻1 से 10⁻4 मीटर तक होती है इसकी वेवलेंथ। इसका सोर्स मतलब रेडियो तरंगे कैसे उत्पन्न होती हैं, किस चीज़ से उत्पन्न होती हैं, तो एक्सेलरेटिंग चार्ज से, त्वरित आवेश से। तो कई बार ऑब्जेक्टिव में ये पूछ देता है कि रेडियो तरंगों का सोर्स क्या होता है, स्रोत क्या होता है, तो त्वरित आवेश होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन अगर मूव करता है, एक्सेलरेशन में है, तो वहाँ पे जनरेट होता है रेडियो तरंगे माय डियर। बोला इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, नाम ही से पता चल जाए, रेडियो में इस्तेमाल करेंगे, टीवी में इस्तेमाल करते हैं। रेडियो टीवी, अगर आप कम्युनिकेशन सिस्टम जब पढ़ाऊंगा आपको मॉडर्न फिजिक्स का लास्ट चैप्टर माय डियर,
वहाँ पे हम लोग बात करेंगे रेडियो तरंगों की। जो हम फ़ोन पे सारी बातें सुन पाते हैं, ये सब रेडियो तरंगों का ही कमाल होता है माय डियर। तो रेडियो तरंगों का इस्तेमाल कहाँ होता है बोला, रेडियो में, रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम में, टीवी के कम्युनिकेशन सिस्टम में, और साथ साथ में वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम मतलब मोबाइल वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल के लिए, रेडियो के लिए, टीवी के लिए जो भी हमारा तरंग इस्तेमाल होता है वो कौन सी तरंगें होती हैं, रेडियो तरंगें होती हैं। तो आपको एकदम से याद रखना है कि टीवी और रेडियो में कौन इस्तेमाल होगा, कौन से तरंगे, रेडियो वेव, माइक्रो रेडियो वेव इस्तेमाल होते हैं। अब दूसरा हमारा माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगे। सूक्ष्म तरंगे का आपका वेवलेंथ, देखिए नाम है सूक्ष्म, पर इससे भी सूक्ष्म कौन है बोला, रेडियो वेव है। आपका इसका बात ध्यान रखना है, रेडियो वेव की वेवलेंथ इतनी है और सूक्ष्म माइक्रोवेव की वेवलेंथ इतनी है। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे बढ़ते चले जाएंगे, मैंने आप सभी को अभी लिखाया कि हमारी वेवलेंथ क्या होगी, लगातार कम होती होती चली जाएगी। तो इससे रेडियो तरंगों से वेवलेंथ क्या है इसकी, और कम है। इसकी देखिए 10 के पावर +4 मीटर तक है, इसकी माइनस में ही है। 10 के पावर +4 से 10 के पावर -1 है, और 10 के पावर -1 से 10 के पावर -3 मीटर तक होता है तरंग दैर्ध्य इसका स्रोत क्या होता है बोला, ऑसिलेटिंग सर्किट होती है। जैसे हमारा एलसी सर्किट होता है, एलसी ऑसिलेशन, उसी तरह से ऑसिलेटिंग सर्किट जो होता है उससे हम उत्पन्न होता है माइक्रोवेव। यूज कहाँ करते हैं तो रडार सिस्टम में। बोला ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जा चुका है माय डियर कि रडार सिस्टम जो होता है, रडार में यानी एयरक्राफ्ट के लिए हम लोग जो रडार यूज करते हैं, उस रडार में कौन सिस्टम, कौन सी तरंग उत्पन्न, कौन सा तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है, तो माइक्रोवेव का, सूक्ष्म तरंगों का इस्तेमाल होता है। इस बात का खास ख्याल रखेंगे। और माइक्रोवेव जो खाना बनाने वाला आता है माइक्रोवेव, आप जाकर के उसमें देख सकते हैं, किसी भी शॉप में आपको मिल जाएगा, वहाँ भी माइक्रोवेव का इस्तेमाल करते हैं खाना पकाने के लिए, इस माइक्रोवेव ओवन के अंदर माय डियर। तो इसका यूज हो गया रडार सिस्टम में। ध्यान रखेंगे खास करके रडार, कई बार एग्जाम में आ चुका है। रडार में किसका इस्तेमाल करेंगे, सूक्ष्म तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। अब चर्चा करते हैं आगे, थोड़ा 2-3 और जो है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट माय डियर है आपका इंफ्रारेड वेव, जिसकी चर्चा हमने थोड़ी देर पहले भी की है कि इसे ऊष्मीय तरंगे कहा जाता है, क्योंकि ये ऊष्मा उत्पन्न करती है किसी भी वस्तु के ऊपर पड़ती है। तो इंफ्रारेड वेव का वेवलेंथ होता है 10 के पावर -1 मीटर से 10 के पावर -9 मीटर होता है। यहाँ पे एक्चुअली में 700 नैनोमीटर तक पहुँच जाता है। ये कहाँ तक पहुँच जाता है, 700 नैनोमीटर। 10 के पावर -9 का मतलब होता है नैनोमीटर। तो 700 नैनोमीटर तक इसकी वेवलेंथ होती है। सोर्स क्या होता है, कोई भी गर्म वस्तु जो होगी वो अवरक्त किरणों को उत्सर्जित करती है। अगर हमारा शरीर है, वो हमारे बॉडी से भी आपकी इंफ्रारेड वेव निकलती है। कोई भी हॉट बॉडी होगा, गर्म वस्तु होगा, उससे क्या होगा हमारा, उसमें ये आपको अवरक्त किरणें निकलती हैं। कहाँ इस्तेमाल करते हैं, टीवी के रिमोट कंट्रोल में। जो टीवी का रिमोट जो होता है, जो आप दबा के चैनल बदलते हैं, उसमें आपका इस्तेमाल होता है। कौन सा, अवरक्त किरणें इंफ्रारेड होती है। इसके अलावा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फॉग और स्मॉग, मतलब कि काफ़ी कोहरा है और काफ़ी धुआं है और उसमें भी आपको फोटो खींचना है, तो किस तरंगों का इस्तेमाल करते हैं बोला, अवरक्त किरणों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कोहरे और धुएं में फोटोग्राफी करने के लिए, कोहरे और धुएं में फोटोग्राफी करने के लिए हमें कौन सी तरंगे का इस्तेमाल करना होता है बोला, सर अवरक्त किरणें इस्तेमाल होती हैं। और इसके अलावा मस्कुलर स्ट्रेन के ट्रीटमेंट में, माय जाहिर सी बात है, अगर जांघों में कहीं नसों में खिंचाव हो जाता है, जैसे कि कई बार क्रिकेट में देखते होंगे कि खिलाड़ी स्ट्रेच करके गिर जाता है, दौड़ के फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं और उनको कुछ ट्रीटमेंट देते हैं, मशीन लगाते हैं उनके जांघों पे और तुरंत ठीक हो जाता है। तो ये होता है अवरक्त किरणें। अगर जांघों में कहीं खिंचाव आ जाए, हाथ के मांसों में कहीं खिंचाव आ जाए, तो अवरक्त किरणों से उसका ट्रीटमेंट बहुत जल्दी से किया जा सकता है माय डियर। आगे बढ़ते हैं, चौथा नंबर हमारा है विजुअल लाइट, दृश्य प्रकाश। तो इसके बारे में कुछ खास बताने की जरूरत है नहीं, इसके बारे में आप सब कुछ पहले से जानते हैं और इसके लिए एक अलग से टेबल हमने ड्रॉ पहले ही कर रखा था। तो इसका तरंग दैर्ध्य कहाँ से कहाँ तक होता है, 700 नैनोमीटर से लेकर के 400 नैनोमीटर तक, यानी कि 400 से 700 नैनोमीटर तक इसकी वेवलेंथ की रेंज होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि हमारा दृश्य प्रकाश होता है उसका वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक होता है, 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 नैनोमीटर तक होता है। स्रोत क्या होता है, एटॉमिक एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ये मॉडर्न फिजिक्स में आप पढ़ेंगे कि जब जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो हर कक्षा में होता है और हर कक्षा की ऊर्जा अलग अलग होती है माय डियर। ये मॉडर्न फिजिक्स में आपको पढ़ाऊंगा मैं।
जब अलग अलग कक्षा में अलग अलग ऊर्जा होती है, तो उच्च ऊर्जा वाले कक्षा से इलेक्ट्रॉन अगर कूद के निम्न ऊर्जा वाले कक्षा में आता है तो वहाँ से एनर्जी लाइट प्रोड्यूस करता है। तो वहीं आपका लाइट दृश्य प्रकाश कैसे निकलता है, कौन सा सोर्स है, एटॉमिक एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के अंदर एक्साइटेशन आ गया, बेचैनी आ गया एटम्स में एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने के लिए। जब वो जाएगा तो लाइट एमिट करता है इलेक्ट्रॉन आपका, ठीक है। यूज कहाँ होता है, बोला यूज कहाँ होगा, अबे दृश्य प्रकाश का यूज कहाँ होता है, पूरी दुनिया में आप देख पा रहे हैं रंग बिरंगा संसार जो देख रहे हैं वो हर जगह हर कुछ आपको दिख रहा है आपकी आंखों से, बोला कैसे, इस विजिबल लाइट की मदद से। दृश्य प्रकाश, ये लिखा हुआ है इन आईज टू सी द वर्ल्ड, संसार को देखने के लिए हम जो आंखें हैं, आंखें किसका इस्तेमाल करती हैं, दृश्य प्रकाश का इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा फोटो सेल में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, फोटो सेल में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 3 जो बचा है उसको भी देख लेते हैं। आप वीडियो पॉज करके नोट्स जरूर बना लीजिएगा माय डियर। अब माय डियर लास्ट हम लोग का बच गया है, लास्ट 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो टाइप्स हैं 3 बच गए हैं। एक है पराबैंगनी किरणें, एक है एक्स किरणें और एक है गामा किरणें। जैसे पीछे के 4 टॉपिक मैंने आप सभी को पढ़ाया, 4 तरंगे, वो चारों तरंगों की तरह बिल्कुल इन तीनों का भी मैंने 3-3 पॉइंट लिख रखा है। एक है वेवलेंथ, दूसरा है सोर्स, यानी कि सोर्स की उत्पत्ति किस चीज़ से उत्पत्ति होती है, उत्पन्न होते हैं, और तीसरा इनका इस्तेमाल कहाँ करते हैं माय डियर। तो वेवलेंथ होता है पराबैंगनी का 400 नैनोमीटर से लेकर के 1 नैनोमीटर तक होता है। स्रोत क्या होता है, सन या आर्क ऑफ आयरन या आर्क ऑफ मरकरी, मरकरी के या आयरन के आर्क से उत्पन्न होता है, या सूरज से भी पराबैंगनी किरणें हमारी निकलती हैं। और तीसरा इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, इनविजिबल राइटिंग। इनविजिबल राइटिंग बहुत से आप देखते हैं कि आप पेपर पर लिख देंगे आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब खास लाइट, एक स्पेशल लाइट उस पर डालेंगे तो दिख जाएगा माय डियर। ये आप देख सकते हैं, इसलिए अदृश्य लिखावट, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आप पेन, आप बहुत सारी मार्केट में पेन आती है, लिख दीजिए दिखेगा ही नहीं माय डियर, लेकिन जैसे लाइट उस पर डालेंगे वैसे दिख जाएगा। तो पराबैंगनी किरणें ऐसी जो है अदृश्य जो लिखावटें हैं उसको पहचानने में की जाती है। इसके अलावा फूड प्रिजर्वेशन में, फूड प्रिजर्वेशन का मतलब आप समझ सकते हैं क्या, कि जो खाना होता है वो खाना को ज़्यादा दिन तक अगर बरकरार रखना है, खाने के साथ साथ जो फल मूल वगैरह हैं, साग सब्जियां हैं, उनको हम लोग ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं माय डियर इस पराबैंगनी किरणों की मदद से। उसमें आपको बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं होने देगा। कोई चीज़ खराब क्यों होता है, बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाती है इसलिए, तो बैक्टीरिया को यह उत्पन्न ही नहीं, लिखा हुआ है तीसरा नंबर यूज में, डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को उत्पन्न ही नहीं होने देता है, या बैक्टीरिया को होता भी तो उसको मार देता है। तो बैक्टीरिया उत्पन्न नहीं होने देगा तो खाना हमारा ज़्यादा दिन तक बरकरार रहेगा, अच्छा रहेगा। तो फूड रेफ्रिजरेशन में इसका इस्तेमाल होता है। और साथ ही में जब ये बैक्टीरिया को मारता है, इसीलिए जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारा इक्विपमेंट ऑपरेशन के अंदर, तो ऑपरेशन करने के बाद आपको पराबैंगनी किरणों से उसका इस्तेमाल करके उनकी सारी बैक्टीरिया मार दी जाती है, क्योंकि उसी हथियार से फिर अगले मरीज का ऑपरेशन करना होता है। तो पराबैंगनी किरणों की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको सारे बैक्टीरिया को मार देते हैं। पर कोई भी डॉक्टर हमारे यहाँ ये करता नहीं है माय डियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर है एक्सरेज। एक्सरेज के अंदर हमारा वेवलेंथ क्या होता है, 1 नैनोमीटर से लेकर के 10 के पावर -12 मीटर तक। जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं देख रहे हैं वेवलेंथ लगातार घटती जा रही है, घटती जा रही है माय डियर। स्रोत क्या होता है, एक्सरे ट्यूब से उत्पन्न होता है, ट्यूब होता है एक्सरे का, उसी में उत्पन्न होता है एक्स किरणें, उत्पन्न कराया जाता है। और यूज कहाँ होता है, एक्सरे तो आप दिन रात सुनते रहते हैं, है कि नहीं, टूटी हुई हड्डियों को पता लगाने में, ठीक है। इसके अलावा क्रिस्टल जो होते हैं, बहुत सारा क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है वो हमको पता करना है, तो वहाँ भी एक्सरे इस्तेमाल होता है। और साथ में खास करके ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो गई क्या, डिटेक्ट डायमंड, गोल्ड एंड एक्सप्लोजिव। इसका क्या मतलब है, मतलब जो आपके जो खुफिया विभाग वाले जो हैं, खुफिया में निगरानी विभाग कह लीजिए, या और भी जो सरकार के NIA हो गया, NSA हो गया, ये लोग जो डिपार्टमेंट हैं, ये लोग इस्तेमाल करते हैं कि बहुत सारे जो हैं लोग दीवालों में डायमंड, सोना छिपा के रखते हैं ना, बिजनेसमैन अगर या कोई नेता वगैरह अपने घरों में पैसा छिपा के रखते हैं, हीरे जवाहरात छिपा के रखते हैं, या कहीं पे बम जो है नीचे ज़मीन में लगाया गया है, बम वाले बम दस्ता जो होता है वो लोग इस एक्सरे किरणों की मदद से उन्हें ढूंढ निकालते हैं। कहीं पे अगर छिपा हुआ है डायमंड, दिख नहीं रहा है पर कहीं अंदर पैक है, तो हम एक्स किरणों की मदद से उस छिपे हुए हीरे को, सोने को या उस बम को आसानी से पता कर सकते हैं, निकाल सकते हैं।
और लास्ट नंबर हम लोग का है गामा किरणें। गामा किरणों का पेंट्रेशन पावर, मैं फिर बोलता हूं, सबसे अधिक होता है। गामा किरणों की भेदन क्षमता गामा किरणों की सबसे अधिक होती है। और ये रहा इसका वेवलेंथ, और इसका स्रोत क्या होता है, रेडियो सक्रिय तत्व क्षय से। मॉडर्न फिजिक्स में हम पढ़ेंगे, न्यूक्लियस पढ़ाएंगे, उस न्यूक्लियाई में गामा रेज आएगी और वापस से इस गामा रे की प्रॉपर्टी वहां पे मैं आपको लिखाऊंगा, बताऊंगा। तो गामा रे का सोर्स क्या हो गया, रेडियो सक्रियता से यूरेनियम हो गया। यूरेनियम का नाभिक टूटता है, लगातार टूटेगा तो वहां से अल्फा बीटा गामा किरणें उत्पन्न होती हैं। तो गामा किरणें कहां से आती हैं, रेडियो सक्रिय क्षय से, ठीक। और यूज कहां करते हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं, और साथ साथ में नाभिक के संरचना का पता लगाने में भी हम लोग गामा किरणों का इस्तेमाल करते हैं। ये था माय डियर विद्युत चुंबकीय तरंगे का चैप्टर, खत्म हो जाता है। इसके साथ ही 2 क्लासेस हुई। 2 क्लास में, पहले क्लास में कुछ फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल के व्यू से मैंने पढ़ाया, और दूसरा आपको प्योरली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, जहां से 2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपसे पूछा जा सकता है कि गामा किरणों के बारे में लिखिए, या गामा किरणों की उत्पत्ति कैसे होती है, उनका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, यूज क्या होता है, ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं। जो 7 तरंगे मैंने आपको पढ़ाई, 7 के बारे में मैंने एक पहले टेबल बना दिया, ताकि वहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किसका वेवलेंथ ज़्यादा, किसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, आप वो देख करके आप बता दें। और उसके अलावा उन 7 के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन मैंने अलग से भी लिख दिया माय डियर। तो आशा करता हूं कि आपको क्लास बहुत पसंद आया होगा। और इसके साथ ही माय डियर, इसके साथ ही आपका इलेक्ट्रिकल समाप्त होता है। 50% सिलेबस इसके साथ ही आपका कंप्लीट हो चुका है माय डियर। 50% सिलेबस कंप्लीट हो गया है इन चंद दिनों में माय डियर। जिस तरीके से हमारे क्लास चल रहा है, 30 दिसंबर हमारा टारगेट है कि आपका क्रैश कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। सारा का सारा चैप्टर 30 दिसंबर तक आपको फाइनल कराऊंगा, तो करा दूंगा मैं। अब जो बचे हुए 40 दिन लगभग हमारे पास हैं, उस 40 दिनों में 20 दिन मॉडर्न फिजिक्स और 20 दिन ऑप्टिक्स हम लोग लगभग पढ़ेंगे, और अपना सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ एग्जाम में 85-90 मार्क्स लेकर के भी आएंगे। करना है आपको, सुबह का वीडियो देखना है, ये वाली नोट्स बनानी है, और शाम वाली ऑब्जेक्टिव की वीडियो आपको हर हाल में देखनी है माय डियर। तो आज के बाद 1 दिनों के बाद कल कोई वीडियो नहीं आएगा, और नेक्स्ट डे से हो सकता है आपका मॉडर्न फिजिक्स शुरू होने वाला है माय डियर। तो अपने यार दोस्तों में, सर्कल में फैला दीजिए। आप अगर बिहार में रहते हैं तो मैक्सिमम 90-99% जगहों पे मॉडर्न फिजिक्स बिल्कुल अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता है। तो यकीन मानिए, मैं आपको इतने शानदार तरीके से मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा दूंगा कि बस आपको लिखने के भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस यूं वीडियो देख के सारा टॉपिक समझ जाएंगे और आपको मेमोराइज हो जाएगा माय डियर। ठीक है, तो मॉडर्न फिजिक्स बहुत जल्द शुरू होगा। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा माय डियर।